नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं उपन्यास वह अपना चेहरा का अगला भाग। इसमें कुछ ऐसे अनछुए हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं जिन्हें हम उपन्यास को सुनकर समझ सकते हैं और कहीं न कहीं जो हमारी ज़िंदगी में आगे काम ही आएंगे। कहीं न कहीं हम इन चीज़ों से उलझ भी रहे होंगे और हमारे चारों तरफ ये हैं भी, आज भी हैं, जिनसे हम बच नहीं सकते हैं। हमारे ऑफिस में, स्कूल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हम सबके बीच में कार्य करते हैं, तो ये चीज़ें आज भी हैं। शुरू करते हैं। केशव दास ने इस बार कुछ झुककर कहा और मौका देखकर आंख मार गया। मिसेस शर्मा सिर झुकाए बैठी रहीं। मेरा देखना एक पलक न झपकने की बात थी। मुझे केशव दास की हरकत बड़ी भोंडी लगी। वह निहायत ही गंदा आदमी है। तभी लगा गंदगी क्या, यह भी एक इशारा है। उतना ही निर्दोष और साधारण जितना आंखें लड़ाना। सिर्फ फर्क यह है कि एक तरफा सिग्नल है कुछ प्रस्तावात्मक और वह दो तरफा। और फिर मैं अपने दोनों तरफ सोचते रहने की भयंकर आदत को कोस गया। पर उस सब के बावजूद में उस चीज को गंदा नहीं कहा जा सकता। जाने क्यों बस यही हरकत गवारा नहीं बैठती। जब बहुत छोटा था तो अपने छोटे से कस्बे में कुछ अनपढ़ों को ऐसा करते देखा था। तब भी ऐसा लगा कि महिला को प्रणय निवेदन वाला आदर देना तो दूर, यह उसे बराबरी वाली हैसियत नहीं देता, उल्टे पहले से ही उसे चरित्रहीन या कुलटा मानकर चलता है। जैसे उस औरत पर कोई कीचड़ उछाल रहा हो, सीधा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते कमबख्त। यह बात दिमाग से वैसे ही हल्के हल्के निकल गई जैसे आई थी। और अब मैं ज्यादा अहम बात पर गौर करने लगा था। केशव दास ने मिसेस शर्मा के यहाँ आकर एक बार भी अपनी पत्नी की बात नहीं की थी और एक बार ही सारी स्थिति मेरे सामने साफ हो गई। वह आया होगा मिसेस शर्मा से ही मिलने। मुझे उसका फ्लैट नंबर पता करने के लिए पकड़ा था। नंबर तो वह इंक्वायरी से भी पता कर सकता था। शायद मैं सामने पड़ गया था, इसलिए उसने उठा लिया। और बाकी सब बातें वहां आने का सिर्फ बहाना थी। अच्छा था कि उसने कुछ दिखावा जैसा करने का महसूस तो किया था, पर इस बार जल्दी ही मैं उसे वहीं छोड़कर बाहर आ गया और फिर धूप में सारी बातों को झाड़ने लगा, जैसे गर्म कपड़ों से धूल झाड़ते हैं। पर वहां से हटने की तबीयत नहीं हुई जब तक उसकी कार वहां खड़ी थी। जब वह बाहर निकला तो चाय का वक्त हो चुका था। इस बार वह उसी तरफ के दरवाजे से निकल गया। शायद ही उसने देखा हो कि मैं अब भी लॉन पर ही था। उस रात कुछ वाहियात किस्म के सपने आए। मैंने देखा कि काफी बड़ा पोखर है जिसका पानी उतना तरल नहीं जितना पानी अमूमन होता है, कुछ गाढ़ा गाढ़ा है। मैं उसमें तैर रहा हूँ। अक्सर सैलाब नथनों तक भरा आता है। आगे कुछ खून की धार जैसी चीज लिपस्टिक स्टिक से निकलकर बहती चली जा रही है सीधी। मैं उधर नहीं जाना चाहता था। धार अब इसी तरफ आ रही है तेजी से। मैं बचाव करता हूँ, एक मोटे लट्ठे से जा टकराता हूँ, उसे जकड़कर नीचे डूबने का प्रयत्न करता हूँ। जब ऊपर आता हूँ तो सारे मुंह से धुले हुए सिंदूर सा कुछ टपकता होता है और मेरे हाथ में एक काली लगी लकड़ी। घिन से अचकचाकर मैं जग गया। बाहर हल्का हल्का धुंधलका सा था और वहीं से 6 बजे की खबरें आ रही थीं। वह कुछ उसी किस्म का बकवास था जिस तरह की 100 और चीजों से मैं दिन भर घिरा रहता हूँ। सपने पर कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं समझी मैंने। अगर कोई अच्छा सपना होता तो शायद जुगाल करता। मुझे जल्दी ही तैयार होकर एयरपोर्ट भी पहुंचना था। मिस्टर गर्ग अमेरिका जा रहे थे। नहीं भी जा सकता था, पर वे काफी मेधावी अफसर थे और उनके परिचितों में से कौन उन्हें विश करने नहीं गया, यह वे भूलने वाले नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि उन जैसों से किसी की मदद हो जाए, लेकिन जो ऊपरी तौर पर कर्टसी कही जा सकती है, वो नीचे से साफ किसी मतलब की उम्मीद थी। उसमें हम जैसे कई उनसे हिलगे हुए थे। एयरपोर्ट जाते वक्त मैं स्वयं को बेकार ही सवेरे सवेरे वह कष्ट देने के लिए कोसता रहा, लेकिन जब आ ही गया था तो मैंने सुबह के बारे में सोचने का निश्चय किया। धुंधलका छट चुका था और उसे भेदती हुई किरणें खेतों पर फैली ओस की बूंदों को छू छू कर जैसे स्वयं गीली गीली हो रही थीं।
चारों तरफ फैली हुई सुनहरी सुनहरी हल्की सिहरन। एक तो जहाज ऊपर घूमते नजर आए, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया होगा, उसकी सुरक्षा के लिए यह भाग दौड़ होगी। अंदर के जमाव को देखा कि रचना भी आई हुई थी। वह किसी भी भागदौड़ में पीछे छूटने वाली नहीं थी। हर इंच एक अफसर, आखिर क्यों नहीं। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहन रखा था। वह बेहद हल्की फुल्की और ताज़ा दिख रही थी। कुछ इस वजह से भी वह सुबह ही खूबसूरत थी। मुझे ट्रेनिंग कॉलेज की वह सुबह याद आई जब उसे पहली बार देखा था। फूलों की तरह लड़कियों का भी मौसम से गहरा ताल्लुक होता है। मैं सोच रहा था वह आज भी खूबसूरत थी। उस भीड़ में अलग चमकती हुई ताजगी उतना न सही, उजलापन उससे भरपूर फूटता था। जल्दी ही एक छोटा सा झुंड उसके इर्द गिर्द सिमट आया। यह भी हो सकता है कि उसने अपनी आंखों की आर्क एक सिरे से चलाना शुरू किया होगा, क्योंकि उस वृत्त में जो कोई भी आ रहा था वह उससे हेलो कर रही थी और ढेरों सारे लोगों को खींचे रहने के नशे का बचा खुचा अब भी था उसमें। मैं भी जब उसकी आर्क के वृत्त में आया तो एक हेलो हो गई। मिस्टर गर्ग जब आखिरी कॉल पर अंदर आने जाने लगे तो उनसे हाथ मिलाने के एक होड़ सी लग गई। सभी अपनी अपनी हाजिरी लगाना चाहते थे। मैंने देखा वह पीछे खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उसे लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से जानते थे। एक लेडी का लिहाज करके उसके लिए जगह बनाना चाहिए था, पर सबको कुछ हड़बड़ी जैसी थी, कब वक्त खत्म हो जाए और बाकी लोगों के लिए सिर्फ हाथ मिलाकर मिस्टर गर्ग अंदर चले जाएं। इतने सवेरे और इतनी दूर से आए मिस्टर गर्ग अपना चेहरा भी न देख पाए। यह रचना को अपनी उपस्थिति का एहसास था। आखिर उन्हें विदा करने आए हुए में लड़की एक वही थी। मिस्टर गर्ग उसका अभिवादन स्वीकार किए बिना नहीं जा सकते थे। अपनी बारी आने पर उसने मिस्टर गर्ग से नमस्ते की, कुछ झूलते हुए ढंग से। मिस्टर गर्ग के दूसरी तरफ चले जाने के बाद ही रचना और मैं आमने सामने पड़ गए। उसने हेलो कुछ गहराते हुए कहा। मैं आमने सामने पड़ गया। मैं गोल होते हुए कुछ आगे निकलकर कोई आमंत्रण सा देते हुए उसके होठों को देखता रहा। उसके भीतर भीतर प्यास सा कुछ उमड़ने लगा। हाउ आर यू, उसने पूछा। थैंक्स। कुछ लिखाई हो रही है? कोई खास नहीं, इधर कुछ नया लिखा। वह जानबूझकर लिखने लिखाने की बात कर रही थी। जानती थी कि मैं थोड़ा बहुत हाथ पैर मारता हूँ और ये वे बातें थीं जिनसे वह मुझे विशेषता दे सकती थी। वह सुंदर होने के साथ साथ चतुर भी थी। जानती थी कि सामने वाले की कोई विशेष बात उभार दो, आधा तो वह नशे में पगलाया रहेगा। मुझे अच्छा लग रहा था। अब हम मिलते नहीं, फिर भी उसे मेरे लिखने की चिंता थी। अजी, इस सरकारी ढर्रे ने भी क्या लेखक पैदा किए हैं। मैंने हंसने की कोशिश की। साथ में वह हंसी, एक संपूर्ण हंसी जो आंखों से निकल रही थी। हम इस स्तर पर अच्छे थे, साहित्य वाहित्य की बातों के इर्द गिर्द कुछ ह्यूमर नुमा पटाखे छोड़ते हुए एक दूसरे से खुश। लेकिन मैं एक सीढ़ी नीचे उतर गया था आज। रचना को डूबी डूबी नज़रों से देखते हुए उसमें फेनेला जगाने की कोशिश कर रहा था। फेनेला अब भी होगी उसमें कहीं न कहीं। वह कोमल कोमल ताजी मुग्ध हो सकने वाली लड़की, वह निकल आए तो मैं उसे पागलपन की हद तक प्यार करने लगूंगा। आप केशव दास की लड़की को भी तो पढ़ाने जाते हैं। पढ़ाने क्या, कभी कभी गाइड कराता हूँ। उसे मेरे नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। आई सी। मैं उसमें डूबने को हुआ कि उसने बड़े ही पैनेपन से खुद को चुनी जगह पर मुझे चोंच दिया और अब शरारत से अलग हो रही थी। हो सकता है उसे रेशमा और मेरे बारे में सोचकर कुछ जलन नुमा चिंता भी हो, पर यह नहीं था। होता तो मुझे खुश होना चाहिए था, जबकि मैं सिर्फ कटकर रह गया था। फौरन ही पछतावा हुआ मुझे कि कह देता केशव दास के लिए आप जितना करती हैं, जितना नीचे जाती हैं, उतना मैं नहीं। वह जरूर एक सहकारी की हैसियत से ही मुझसे होड़ लगा रही थी। मैंने अपने ढीलेपन को कोसा। वह अपना दोस्त याद आया जो इधर उधर तो रचना को विच कहता फिरता है।
पर उसके सामने आकर वो सारे तौर तरीके करता है जो अमूमन लोग एक लेडी की उपस्थिति में करते हैं। मैं वह नहीं था। वैसे उन नोट्स की क्या वक्त जब उनसे मैं ही कुछ खास कमा नहीं पाया। अजीब बेहुदा स्थिति थी। मैं और ढीला पड़ता जा रहा था। नहीं, ऐसा तो नहीं आप किसी खास इम्तहान में कुछ विशेष न दिखा पाए हों, इसके यह मायने तो नहीं आप में कुछ विशेष नहीं। मैं कुछ, हाँ वो तो है ही, के अंदाज में हंसा था। उसने फिर मुझे उचका दिया था फुटबॉल की तरह। कैसा लगता है आपको अपना नया काम? अच्छा है, नाइस फॉर अ चेंज। मैं सोचता हूँ अपने विभाग के सारे काम बोर हैं। आप शायद अभ्यस्त हो चुकी हैं इस बोरियत की। यह बात नहीं शुक्ला, बात है अपन काम में, चाहे वह कोई भी हो, दिलचस्पी ढूंढने की, दिलचस्पी लेने की। केशव दास जी क्या रोज आते हैं? नहीं, कभी कभी एक रिपोर्ट तैयार करनी है उन्हें। वह और क्या कहती, मैंने ही बेकार पूछा था। शायद वह सवाल आपसे आप उगाया था, वहाँ कुछ उसकी पिछली कुरेद की प्रतिक्रिया में। अच्छी बात है, रचना साफ उखड़ गई थी। आप कैसे जाएंगी? अमरू के साथ ही, वही मुझे लाया था। और यह मुड़कर चली गई बिना किसी और औपचारिकता के। केशव दास की बात से एकदम कट गई थी। मुझे भी कोई तमाचा तो जड़ना था। उसे गुरूर है कि अमरू उसे लेने आया था। उसे अच्छा लगता है यह जताना कि लोग उसके चक्कर काटते हैं अब भी। जैसा वह अमरू एक निहायत ही कमज़ोर आदमी, केशव दास के लिए यह कितना गिर चुकी, यह सब जानते हुए, इससे नफरत करते हुए भी उसे लेने छोड़ने घर जाता है, उसकी हरकत ठेठ दीवानों जैसी लगी। रचना से बात जरा ही देर को हुई और वह पीछे छोड़ गई ढेरों सारी कड़वाहट जो मेरे अगले कई दिन खराब करने वाली थी। पूछती है, आप केशव दास की लड़की को पढ़ाते हैं? इसके प्रत्युत्तर में मुझे पूछना चाहिए था, आप केशव दास की रखैल हैं? क्या कोई और नौजवान नहीं मिलता आपको? मुझे कोफ्त हो रही थी कि मैं उसे कुछ सुना नहीं पाया। इस तथाकथित डिसेंसी ने आदमी को दरअसल डरपोक, दिखावी और न जाने क्या क्या बना दिया है। लौटते समय मुझे काफ़ी जोरों से लगा कि मैं हीन भाव का शिकार और शायद इसी वजह से इस सारे उलझाव में जकड़ा हुआ था। वक्त पर कुछ उगलकर सारी मिसमिसाहट दूर कर देता, यह हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं कायर था कि उस छोकरी के सारे कारनामे जानते हुए भी उसके आगे एक दुम हिलाता हुआ कुत्ता हो गया था। उस वक्त भी जब उसने मेरे मुंह पर थूक डाला था एक तरह से। पर हीन भाव या ऐसे किसी और शब्द में एक पूरे आदमी को परिभाषित करके रखा जा सकता है क्या? उस शब्द या किसी और शब्द में इतनी क्षमता हो सकती है, और यहाँ आकर उस उबाल को पाले रहने और उससे किसी स्तर पर भिड़ते रहने में ही मुझे पौरुष दिखाई देता। मैं सब कुछ देखते हुए भी अपने रास्ते आराम से जा सकता था, जैसे लोग कुछ लोगों को लड़ते पिटते देखकर बैल, आवारा या ऐसा ही कुछ और कहकर सामने अपनी रफ्तार और तेज कर देते हैं। एक बात साफ थी, मेरी कड़वाहट फैलकर एक आक्रोश में तन चुकी थी। अंदर कुछ मकड़ी के जाले जैसा कब से तनता चला आया था और आज वह ऊपर उछल आया था, इस तरह कि मैं और गौर से देखने वाला कोई बाहर का भी उसे देख सकता था। रचना और केशव दास का नाम साथ साथ बैठाने में एक पैनी पैनी सी खुशकी मेरे तलुओं में चुभती थी। वह हीन भाव जैसा जरूर था कुछ, क्योंकि रचना के सभी साथियों को मैंने रस्क से जरूर देखा था कभी न कभी। मैं उसका आत्मीय बनते बनते ही रह गया था। चीज़ों के स्वाभाविक विकास की प्रतीक्षा में भी वक्त बीत गया था और फिर यहाँ आकर वह कुछ और ही हो गई थी। कुछ यह भी था कि इस औरत ने मुझे पास घसीटने के साथ साथ डंक भी जब जब कई बार मारे थे, और वह भी उन बिंदुओं पर जहाँ आदमी बौखला बौखला पड़ता है। उसकी यह आदत भी उतनी ही आम थी जितना हर किसी के साथ आत्मीय होने का दिखावा कर जाने की, और यह दोनों उसके खून में इतने नीचे तक थे कि आदत जैसे अलग अलग भी नहीं दिखाई देते थे। मैं जानता था उसने ये सलूक अपने सभी आशिकों के साथ किए होंगे, पर वे झेलते चले गए थे। मुझे यह दोनों खूबियां ठेठ रंडी की लगी थीं और मैं बिचक पड़ता था, लौटने की सोचने लगता था। और अब यह हालत थी
कि मेरा आक्रोश केशवदास और रचना के नाम अलग अलग बैठाने में भी भड़कता था। बात कुल मिलाकर नाटकीय ही थी, तो क्या फिर मेरा विद्वेष सिर्फ एक दो उन शब्दों के लिए ही था जिन्हें केशवदास अनायास ही कह गया था, एक खास मूड में जिसमें हो सकता है वह बस यूं ही रहा हो। केशवदास केशवदास, एक नारा एक नाटक। और सचमुच ही कुछ दिनों में ही मैंने खुद को नारेबाजी और नाटक के बीच पाया। तब जबकि व्यक्तिगत स्तर पर मैं खुद को केशवदास से मुक्त करने में लगा हुआ था, वे 6-7 लोग थे जिन्होंने दस्तक दी उस रात। वह किसी बड़े झुंड का कोई कटा हुआ हिस्सा लगता था। सॉरी, जरा ऊपर आइए। बला सी टाली जाती औपचारिकता थी उनकी, सिर्फ एक शब्द सॉरी, और फिर उसके लगभग अधिकार के स्वर में एक आज्ञा। झुंड वैसे भी औपचारिकता के ऊपर होता है। 11 बजे थे। मैंने बत्ती जलाकर देखा, मुझे खींच हुई, फिर भी दरवाज़ा खोल दिया था क्योंकि ऐसी बातें उतनी आम नहीं थीं। जरा ऊपर आइए, एक और आज्ञा। वे मुझे बोलने को अवसर ही नहीं दे रहे थे, न ही कुछ समझना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि वे कई थे। मैं गाउन भी डालना भूल गया था, घिसटता हुआ चला गया ऊपर, थोड़ा इस जोश में भी कि कहीं कुछ घटने वाला है आखिर। वे तीसरी मंजिल के एक घर में घुसे। अंदर एक कमरे से गुजरते जहां एक औरत बच्चे के सोने का इंतजाम कर रही थी। एक मामूली सी दिखती महिला, चुस्त कपड़ों में। उसने साड़ी के ऊपर कमर का हिस्सा बड़ी खूबसूरती से खोल रखा था, पर पेट में दाग नजर आते थे जहां तक सिजेरियन के थे। वह कुछ वाकई कर रही थी या बस हमें देखकर कुछ झाड़ पोंछ यूं ही करने लग गई थी, मैं ठीक से निश्चित नहीं कर पाया था। मैंने नमस्ते की, औरों ने वैसा कुछ नहीं किया। कमरे से निकलकर वे बालकनी के नुक्कड़ पर आकर खड़े हो गए और सामने देखने लगे। उस 5 मंजिली इमारत में फ्लैट आमने सामने थे, इसलिए वहां से सामने का सब कुछ देखा जा सकता था। उनमें से एक कुछ इधर उधर हिला, कई जगहों और कोणों के सामने कुछ देखता रहा। मैं कुछ पूछना चाहता था। जिस फ्लैट में हम थे वहां की बत्तियां बुझा दी गईं और एक सहमी सी खामोशी हमारे इर्द गिर्द थी। गिरोह का नेता कुछ निराश दिखा। वह उस इमारत के रहने वालों के संघ का सचिव था। कम ऑन कहकर लौट पड़ा और सब भी उसके पीछे पीछे बाहर चले आए, मैं भी। लौटते समय मैंने महिला से नमस्ते नहीं की। वे बाहर आकर गैलरी के एक मोड़ पर रुक गए और मुझे लगभग घेर कर खड़े हो गए। अब उन्होंने पर्दे खींच लिए और वरना आप भी देखते, नेता ने बात शुरू की। मैं मामला कुछ कुछ समझने लगा था। वे किस कमरे की बात कर रहे थे यह भी अंदाज लग गया था। गिरे पर्दों का फ्लैट नंबर में भांप गया था। स्कैंडल तो काफी दिनों से चल रहा है, दूसरा बोला। कौन है? मैंने संजीदगी से पूछा। कोई मोटा लंबा सा आदमी, हर रोज आता है। वे सेकंड शो भी जाते हैं अक्सर। हमें कुछ सोचना चाहिए। कुछ देर तक वे चुप रहे, कुछ बोलने के लिए तैयारी, कुछ सोचने जैसा दिखता हुआ। मैं भी सांस खींचे रहा। फिर मैंने अपनी बात धीमे से रखी। घर तो उसका अपना है साहब, डिसेंसी भलमनसाहत भी तो कोई चीज है। हमारे बीवी बच्चे हैं। वे तुनक उठे थे। कौन क्या बोल रहा था यह अलग से पकड़ा नहीं जा सकता था। बीवी बच्चे, उस बात का क्या ताल्लुक? शायद असर की बात थी। मैं कुछ विक्षिप्त था। वह शादीशुदा है। मैंने फिर सफाई देने की कोशिश की। तो क्या साहब, हस्बैंड कभी रहता ही नहीं इधर? वे उल्टे मूड में थे, कुछ अपेक्षा करते थे मुझसे, यह उनके चेहरे से साफ जाहिर था। मुझे कुछ अच्छा लग रहा था कि आखिर मैं उस इमारत में कुछ महत्व का व्यक्ति हूँ। लोग मुझे भूसा नहीं समझते। वे मुझसे मशवरा करने आए थे, एक उस बात पर जो सारी बिल्डिंग से ताल्लुक रखती थी। कम से कम उठाई तो ऐसे ही गई थी। मैं ऐसा दिखाने लगा जैसे बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कोई करीबी हो, मैंने कहा। अजी, करीबी ही तो होते हैं। सामने वाला हंसा। मैं झेंप गया। तो किया ही क्या जा सकता है? मैं कुछ तीखेपन से बोल गया इस बार। उसके उस तरह हंसने से मैं कुड़ गया था। हालांकि अंदर कहीं से उस सारे मामले पर मैं खुश था। वह शायद आपके विभाग की है, आपकी जान पहचान है, आपका आना जाना है, नेता बोला। तो आप कुछ समझाइए, इस पर कुछ सोचिए, आइए चलें। वे काफ़ी बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया था। मुझ पर जिम्मेदारी डालकर वे मुक्त हो गए थे। मैं पसोपेश में था। उसके विभाग का हूँ तो क्या कर सकता हूँ? फिर वह गांव नहीं है।
दिल्ली है, मूलाधिकारों का शहर है। ताज्जुब था कि शहर में भी वे लोग जो खासे पढ़े लिखे हैं, अफसर हैं, वे भी ठीक वैसे ही सोचते हैं जैसे कस्बों में अनपढ़ लोग। हम नीचे आ गए। वे टहलने के अंदाज में एक तरफ जाने लगे। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग अपने मामले में किसी किस्म की दखलंदाजी पसंद नहीं करते। मैंने अपनी जिम्मेवारी कम करने की कोशिश की, पर वे फौरन ही बरस पड़े। तो साहब, सबके तरीके होते हैं। कहीं होटल चले जाएं, कम से कम पर्दे तो खींच लें। यह क्या कि सामने बैठकर चूमा चाटी चालू। यह कार है, रोज आता है आजकल। केशव दास, मुझे लगा जिस बात से मैं अपने छोटे से व्रत में जूझा हुआ था वही फैलकर पूरी इमारत पर छा गई। आखिर वह बात इतनी फालतू नहीं थी। मुझे अपने उन तमाम दिनों के तनाव पर अब कोई पछतावा नहीं था। उन मामले का समाज से संबंध था। आप कुछ सोचिए इस पर। गुड नाइट। नेता चला गया। उसके चमचे भी पीछे पीछे चले गए। खाने के बाद वे टहलाव के दौरान उन्होंने एक काम भी निपटा लिया था, एक जिम्मेवारी भी सौंप दी थी। मैं सवेरे कुछ देर से ही जागा। जागते ही नारे सुनाई दिए, क्या वे केशव दास के लिए मोर्चा बना रहे हैं? तब जो मजा आ गया। मैं बाहर बालकनी पर आया। सामने की ऑफिस में कोई जमाव था। वहां एक लाल झंडा गड़ा हुआ था और बगल में कपड़ों के बोर्ड से चिपकाए हुए और डंडे गड़े थे। हम सब एक हैं, मजदूर संघ जिंदाबाद। एक किनारे एक छोटा सा झंडा और था, भारत माता की जय। नारों के बाद एक भाषण देने के लिए कुर्सी पर खड़ा हो रहा था। वे हड़ताल की तैयारी में थे और उस दिन दफ्तर आने वाले हर आदमी को बाहर ही रोकने वाले थे। एक दो साइकिल वाले उतरकर जमाव की पिछली परत पर जा चिपके और भाषण सुनने लगे। वह गर्दन फाड़ फाड़ कर भाषण दे रहा था और मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा था। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मर मिटने लायक होती हैं। मुझे एक प्रसिद्ध युक्ति याद आई। मुझे कुछ सोचना चाहिए। जिस बात को दिमाग से बाहर फेंक दे रहा था उसे पकड़कर फिर अंदर बिठाता और फिर उसकी चित्ती चित्ती उड़ानी थी। अंदर अंदर नहीं बल्कि बाहर बाहर, क्योंकि वह बात मेरे व्यक्तिगत सोच से कहीं ऊपर उठकर सामाजिक सोच बन चुकी थी। अब समाज की नैतिक शक्ति मेरे पीछे थी। जो मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर करने जा रहा था उस तरह बात से मुकर बैठना जबरदस्त कायरता होगी। समाज के साथ कितना बड़ा विश्वासघात होगा। मैं अपने छोटे स्तर पर ही सही समाज के काम में लग सकता था। यह एक इत्तेफाक था कि मेरी ही जंग बाहर जिहाद बनी फैली बैठी थी और मुझे उसमें सिर्फ शामिल होना था। मिसेस शर्मा से कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी मैंने। मैं अपना नया व्यक्तित्व केशव दास पर इस्तेमाल करना चाहता था। मैं एसोसिएशन की तरफ से जा सकता था उसके पास, उसे नीचा दिखा सकता था, उसकी बीवी से कह सकता था, उसके अफसर या मिनिस्टर से कह सकता था, कुछ भी कर सकता था। अगले इतवार को ही उसकी तरफ गया। वह बाहर वाले छोटे कमरे में बैठा हुआ मिला। नीली तहमद पर मैला सा कुर्ता डाले हुए दो और थे। चमचे उसके आसपास हमेशा रहते भी थे। एक सलवार कमीज पठान छाप मूछों वाला, दूसरा पैंट कमीज साधारण टाइप। लोग आराम कुर्सियों पर थे जबकि वह खुद मेज से सटी एक साधारण कुर्सी पर बैठा हुआ था, आधे शरीर से मेज पर टिका हुआ। वाकई एक लंबा और मोटा राक्षस सा आदमी था केशव दास। पैंट कमीज ने एक कुर्सी मेरे लिए लगा दी। केशव दास बुत बना बैठा रहा। चाय पियोगे? उसने अपनी चाय की चुस्की भरते हुए कहा। नहीं, कुछ ठंडा चल सकता है। ठंडा तो सिर्फ पानी होगा। वह कुछ घिनौनेपन से हंसा। हमेशा की तरह उसने मुझे दूसरे जुमले में ही काट दिया था। दरअसल यह मुझे समझना चाहिए था कि कोई और उसके सामने उस तरह की रईसियत से पेश आए, यह उसे गवारा ही नहीं बैठता था। वरना मैं जानता था कि उसके यहाँ दर्जनों कोका कोला पड़े होंगे। उसने पानी के लिए आवाज भी दे डाली थी बिना मेरी हाँ की प्रतीक्षा किए हुए, और अब कुछ दार्शनिक अंदाज से बाहर की तरफ देख रहा था। कुछ इस तरह जैसे वहाँ सभी से वह कुछ उम्दा नस्ल का आदमी था। मैंने देखा कि उसका शरीर अब भी खासा पुष्ट था। सूट या पैंट व शर्ट में वह एक सिलबिल बुढ़ा लगता था, पर कुर्ते में उसके सीने चौड़े, कंधे साफ उभर रहे थे। अपनी उम्र में वह जरूर एक पट्ठा रहा होगा, क्योंकि अब तरकीबन खत्म था।
उसके चेहरे का मांस जगह जगह से झूल गया था, गले पर मोटी झुर्रियां थीं और होंठ मोटे मोटे और काले थे। कुल मिलाकर अब वह केवल बदसूरत था, बल्कि घिनौना लगता था। क्या था जिसके लिए रचना या मिसेस शर्मा उसे पसंद करती थीं? मैं हर बार ही उसे और ज़्यादा गौर से देखने लग जाता हूँ। मुझे लगा। पानी पीकर मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली। उसने कहीं से देख लिया, दिया सलाई के साथ अपनी बढ़ा दी। लो यह पियो। उसके हथियार पुराने ही थे। मुझे हिंदी फिल्मों के वे दृश्य याद आ रहे थे जहाँ लड़ाई के पहले सिगरेट होती थी। मेरी एक कम हो गई। सिगरेट से भी गैस बनती है, वह सलवार कमीज से कह रहा था। इसी बीच मिसेस केशवदास कुछ मठरियाँ, बिस्कुट, दालमोट दे गईं। उसने मेज पर रखकर पहले अपनी मुट्ठी भर ली, बाद में पैंट कमीज से कहा, कुछ इन्हें भी खिलाओ, जैसे कह रहा हो कि इस घोड़े को जाकर पानी दिखाओ। लंपट कहीं का। मैंने मन में उसे एक कड़क गाली दी। ये दो वहाँ पर न होते तो शायद मैं खुलकर भी कुछ कह ही डालता, क्योंकि एक तो मैं भरा हुआ आया ही था, दूसरे हमेशा की तरह वह मुझे बस नीचा महसूस कराने में ही लगा हुआ था। कुछ लेने को साफ मना करने के अलावा मैं अपना रोष किसी और तरह न प्रकट कर सका। तब पंजाबी में सलवार वाले को अपना किस्सा सुना रहा था। एक आदमी ने उसे लंच पर बुलाया, वह भूल गया और किसी दूसरी जगह खाना खा बैठा। जब उसे याद दिलाया गया कि भाई लंच तो उधर था, तो वह पहले तो शर्मिंदा हुआ, बाद में बोला, कोई बात नहीं, आ जाता हूँ, और वहाँ भी उसने पूरा खाना खाया। वह हंसा। वे दोनों उसका मुंह देखकर खास चमचे वाली हंसी हंसे। मेरी ही भी पीछे आ चुकी थी। वह बिस्कुट कुतरते हुए फिर बाहर देखने लगा। कहीं से फ़ोन आया। उसने बाहर देखते हुए ही उठाया और एक दो वाक्यों में जवाब देकर रख दिया। फ़ोन आने पर किसी को कहलवा देना कि साहब बाथरूम में हैं, या फिर यूँ एक दो शब्दों में टाल देना भी वह बादशाहत में ही गिनता था। क्या खबर है, यह मेरी तरफ मुखातिब हुआ। मैंने सोचा कि उम्दा मौका है। उससे शालीनता वाले सभ्य स्वर में कहा जाए कि कुछ अकेले में ज़रूरी बातें करनी हैं। बाद में उसे बताए कि वे आए थे। उसे सतर्क हो जाना चाहिए। आखिर उस पर कीचड़, हम पर, सारे विभाग पर कीचड़ है। वह क्या कहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक सूखा सा थैंक्स या आप अपना काम देखिए। ऐसे नहीं उसे अच्छी तरह लथेड़ा जाए। वह एक जिम्मेदार अफसर, 2 बीवियों का पति और 7 बच्चों का बाप, 1-2 का बाबा नाना भी होगा। साला गैस का मरीज है। उसकी उंगलियां कांपती हैं और वह अपनी लड़की जितनी उम्र वालियों के साथ। पर वहाँ 2 और थे। मैंने इंतज़ार करना बेहतर समझा। सिर्फ कुछ खास नहीं कहकर रह गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।